नमस्कार। जलवायु पत्रिका के मंच पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजेश गिरी जी हैं। राजेश गिरी जी 1999 से समाजवादी पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे और समाजवादी पार्टी संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। साथ ही साथ 1999 के बाद जितने भी चुनाव संपन्न हुए उन चुनावों में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। 2014 के चुनाव में आप मुलायम सिंह यादव जी के चुनाव प्रचार में पूरी तन्मयता के साथ जुड़े रहे दिन रात। 2012 के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी के साथ आपने बहुत मेहनत की। आज हमारे साथ संवाद के लिए आप उपस्थित हैं। आपसे समाजवादी पार्टी की नीतियों पर और समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य है, किन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने वोट मांग रही है, इसी संदर्भ में आपसे बातचीत है। तो राजगिरी जी, आपका स्वागत है जलवायु पत्रिका के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का जो आइडियोलॉजी थी, जो आदर्श था, वो जो विचार था उनका कि लोहिया के समाजवाद के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्या आपको लगता है कि 1991-93 में शायद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, 92 में, तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी ने समाजवाद के किन सिद्धांतों के साथ काम किया है? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और जहां तक आपने एक शब्द कहा था कि थे, जुड़े थे, वो उसको मैं करेक्ट करता हूं, जुड़े हैं। वो चीज़ें वहाँ थे नहीं होनी चाहिए। जी जी। मैं तब से लगातार काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करता रहूँगा। जहाँ तक आप लोहिया जी के समाजवाद की बात करते हैं, तो हमारी जो आइडियोलॉजी है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रेरित है। और जिस तरीके से वो लोगों के बीच रह करके एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते थे, अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई थी उसको पाटने के लिए और सभी लोगों को एक साथ लेकर चल के, एक भाईचारगी के साथ, बंधुत्व के साथ एक साथ लेकर चलने की बात करते थे। सब भाषा का और सभी धर्मों का, सभी जाति के लोगों का सम्मान करते थे। उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जब थे उस दौरान, तो उसको लेके आगे बढ़े थे। अब बदलते ज़माने में जैसे जनरेशन चेंज होती है, उसी के क्रम में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बनाए गए, तो उन्होंने उसी को लेकर के आगे बढ़ा और इन्होंने थोड़ा सुधार भी किया कई चीज़ों को लेकर के। बीच में बार बार समाजवाद को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के इनके ऊपर उंगलियां उठती रही हैं। लेकिन जब 2012 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी जब प्रचार के लिए निकले थे रथ लेकर के, तब उन्होंने एक मैसेज दिया था। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली का नाम आया था, तो उन्होंने सीधे मना किया था। तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों से निजात पाएंगे और आने वाले दिनों में हम एक स्वच्छ और सुथरी पार्टी और सरकार बना करके लोगों के बीच जाएंगे और काम करेंगे। मौका भी मिला, उन्होंने काम किया और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अब तक चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बहन जी की सरकार रही हो, बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे 88 के बाद इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश में समाजवादी या मुलायम सिंह यादव जी का एक दबदबा रहा है राजनीति में। मुलायम सिंह यादव हो गए, मायावती जी होंगे और उसके बाद भाजपा, ये 3 पार्टियों की सरकारें बनी हैं। आपको क्या लगता है कि 1988 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या अलग हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहा? समाजवाद के नाम पर कई बार सरकारें बनी समाजवादी पार्टी की, लेकिन क्या वो प्रदेश में वो अपेक्षित विकास कर पाई?
या नहीं कर पाई? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लोगों की ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा हैं। जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से यहाँ पे जो होना चाहिए था निश्चित तौर पर अभी तक हो नहीं पाया है। ऐसे अगर फैक्ट्रियाँ होती यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता। हालांकि बीच में जब कांग्रेस के बाद से क्षेत्रीय दलों को मौका मिला है तो उनमें अगर देखा जाए ओवरऑल तो उसमें एक राष्ट्रवादी पार्टी को भी जोड़ लिया जाए तो उसमें से जो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा है, खासकर अखिलेश यादव जी का, जो 12 से 17 के बीच में, उनकी एक इच्छा शक्ति जो थी उस पर उन्होंने काम किया था और उन्होंने साबित किया कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ किया जा सकता है, लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने आईटी सेक्टर में काम किया था, कई कंपनियों का निवेश हुआ था उत्तर प्रदेश में, पुलिसिंग के लेकर ये कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने काम किया था, जो जैसा कि हम डायल 100 के रूप में देख सकते हैं। निश्चित तौर पे उनकी एक ऐसी सोच थी, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में देख करके एम्बुलेंस बहुत सारी चीज़ें जो इसे बुनियादी सुविधाएं जो एक जनमानस के लिए, अगर हम गांव में समाजवादी पार्टी पर एक विशेष आरोप लगता है कि जाति विशेष और धर्म विशेष की राजनीति करती है, और लगता भी है, लोगों को ऐसा लगता भी है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब भी आपकी पार्टी टिकट देती है तो वो भी जाति विशेष और धर्म विशेष को ध्यान में रख कर देती है। ये आरोप हमेशा लगता रहा है। नहीं, अब आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस समय राष्ट्र के अंदर मतलब बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, जिनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो लोग समाजवादी पार्टी को लेकर के या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के कैसी बयानबाजी करते हैं। आपके रंग को लेकर के, आपके टोपी को लेकर के ना जाने क्या क्या बातें कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्या ऐसे पदों पर बैठे लोगों को ये शोभा देता है कि इस तरीके से पर्सनल अटैक करें? तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए हम किसी बिरादरी के हैं, जाहिर सी बात है जाति बिरादरी का मामला होता है। हम जिस कास्ट से आते हैं तो उसकी बात कहीं न कहीं जब कभी आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें एक पीछे एक रोला बन के आती है। तो ये सिर्फ उसको देखा जाए कि उनका सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक यादव बात से लेकर के, एक यादव को लेकर के जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम राजेश गिरी है। मैं यादव तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ। इसी तरीके से ना जाने कितनी जातियाँ जो हमारे इस परिवेश में रहती हैं, जीवन यापन करती हैं, सबके लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया था और सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ आज एकदम मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं। और वर्तमान चुनाव की बात करते हैं। वर्तमान चुनाव में जो अभी रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज़्यादा अपराधियों को टिकट देने के मामले में नंबर 1 पर भाजपा है और नंबर 2 पर सपा है। लगभग 70 से ऊपर अपराधी टिकट पाए हैं समाजवादी पार्टी से। तो अपराधीकरण की बात अगर एक भाजपा करती है, सपा करती है, दोनों एक दूसरे के तो पहलू एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं। सांपनाथ की जगह नागनाथ आ जाएंगे, यही होगा और क्या होगा। आप हमारे ऊपर तो आरोप लगता है। आप हमारे बता रहे हैं कि आंकड़े में 70 से ऊपर हमारे पार्टी जो टिकट दी है जिसको, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। लेकिन वहीं जब भाजपा की आप लिस्ट देखें कि वो सैकड़े पार कर रही है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से वो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म सी होती चली आ रही हैं, वो कंट्रोल होती चली आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी मुलायम सिंह से लेकर के अखिलेश यादव तक बढ़ी, तो अखिलेश यादव ने बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया है। वो उसी दिशा में अब ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब जो मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे की बात आ जाती है तो निश्चित तौर पे मैं साधारण करता हूँ, मेरे ऊपर अभी इनकी सरकार है, जब चाहे तब मुकदमा लदवा दे तो हम तो हो जाएंगे ना। जबकि मेरा ऐसा रोल नहीं होता। समाजवादी पार्टी ने अभी जिनको टिकट दी है उनकी एक जो, चूँकि एक चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है, उनकी जो वो होती है उसको जारी करना होता है कि उनके ऊपर किस धाराओं में, आईपीसी की किन धाराओं में क्या क्या मुकदमे हैं, किस वजह से हैं, वो सब जारी कर रही है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने जैसे अभी बड़े नाम जिसको लेकर के
भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में भी हुआ मचाती है, उसके बाद पहले भी मचाती रही है, उन सबको दरकिनार किया है, सबको साइडलाइन किया है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक जो रुख अख्तियार किया था उसी पर आगे बढ़ रही है। 10 मार्च को पहले चरण का चुनाव है, लेकिन आज तक अभी पार्टी का घोषणा पत्र तक नहीं जारी हुआ। 10 फरवरी, माफ़ करिएगा, 10 फरवरी को, हाँ। 10 फरवरी को। और जबकि फ्री वादे किए गए 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो सारी चीज़ें जारी ये कैसे संभव है कि 300 फ्री यूनिट बिजली देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लगभग 90,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। तो इस तरह के वादे कैसे किए जा रहे हैं? इसके पीछे कोई आधार क्या है? आधार देखिए, बहुत कुछ किया जा सकता है। जिस तरीके से पिछली सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के जो इच्छा शक्ति थी, उसके आधार पर कई थर्मल प्लांट लगाए गए थे और कुछ ऐसे प्लांट पहले के सरकारों में लगे थे जिनमें बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा था, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था किया था और वो चालू हुए थे, उससे बिजली आनी शुरू हो गई थी। जिसकी देन है कि आज हम दावे कर लें 18 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, जो भी दावे कर लें, वो बिजली उसी के आधार पर मिल रही है। अब ये जो 5 साल जो बीता है, इन सरकारों ने कभी उस पर काम नहीं किया है। तो अखिलेश यादव जी ने पहले 5 सालों में जो काम किया था, उसी के आधार पर उनकी ये वो है कि हम उस पर थर्मल प्लांट को और लगाएंगे, जो बिजली का उत्पादन है उनमें से और क्षमता से हम बिजली को बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में हम किसानों को, जैसे मुफ्त सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली और 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित से किया जा सकता है। जैसे आप दिल्ली में, आप एक उदाहरण बनाया था दिल्ली में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उस चीज़ का, लेकिन उस सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति से किया था। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। उसके लिए अखिलेश यादव बहुत, जो उनकी एक कमेटी है, जो बड़े बड़े उसमें IAS हैं और जो रणनीतिकार हैं, वो सब उस पर मंथन करके ये चीज़ें लेकर आने का काम किए हैं कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को कम से कम इन भारों से मुक्त कर सकते हैं और एक बेहतर सुविधा, बेहतर जीवन यापन के लिए हम 2012 से 17 के बीच जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त सरकारी नौकरियों में धांधली के बहुत सारे आरोप लगे थे। यहाँ तक कहा गया कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में भी बहुत से इतनी धांधली हुई कि बार बार वहाँ पर अभ्यर्थी जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अनिल यादव जो चेयरमैन थे लोकसेवा आयोग के, उनके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हुआ। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेरे जानने पहचानने में हैं, वो लोग भी इस धांधली के शिकार हुए थे। तो किस आधार पे ये कहा जा सकता है कि आपकी सरकार आएगी तो कुछ बेहतर काम करेगी इसमें, जबकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है? निश्चित तौर पे पहले जो एक परसेप्शन बन गया था लोगों के बीच में, आप जैसे आपने अनिल यादव का नाम ले लिया, तो जिस तरीके से मान लीजिए उनकी गलती थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस चीज़ को माना कि उन अनिल यादव की गलती की वजह से वो ब्लेम उनके ऊपर भी उछाले गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अनिल यादव वो एक आयोग के वो हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और देश की जो एक चूँकि नाम आ रहा था ईमानदार मीडिया, उन्होंने उस पर बड़ा काम किया था। जब कभी ऐसा कोई मामला बनता था तो अखिलेश यादव का फ़ोटो लगा करके एकदम उसको उछालने का काम करते थे। जब कोई अच्छा काम होता था उसके लिए वो साइलेंट हो जाते थे। अब आज वही देश की मीडिया आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 16-17 ऐसी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उनकी मतलब कितनी दुर्व्यवस्थाएं थी, ना जाने पेपर को कितनी बार टालना पड़ा, उस पर एकदम 1 घंटे भी बहस करने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर तुलना की जाएगी इन जो 5 सालों में और जो पिछली 5 सालों में, तो बहुत हद तक वो सही था, लेकिन मीडिया ने केवल अखिलेश यादव की वजह से फ़ोटो लगा करके बहुत तेज़ी से उनको वायरल करने का काम किया था। बाद में वो लिस्ट जारी करके उसमें लिस्ट में भी कई फर्जिफिकेशन था, जो जहाँ पर कहीं भी भाई हम गृह जनपद की बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की राजनीति में 1990 के बाद सपा और बसपा का ही गढ़ रहा है ये। वैसे पहले पुराने वामपंथियों की धरती रही है, बाद में सत्ता के प्रतिरोध का केंद्र कही जाती रही है, लेकिन 90 के बाद का जो दौर है, इन 32 सालों में केवल सपा बसपा का ही गढ़ रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी कहीं ज़्यादा ही मजबूत रही है इस जिले में। लेकिन इन 32 सालों में अगर आजमगढ़ के विकास को देखा जाए और 90 के पहले के जो विकास हुए हैं उनके विकास की तुलना की जाए, तो आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी ने सबसे बेहतर काम किया है?
नहीं, जाहिर सी बात है, जब आजमगढ़ में या उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो आज़ादी के बाद कांग्रेस को मौका मिला था। उन्होंने जो कुछ कर सकती थी उन्होंने किया था। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी का मतलब अस्तित्व में आई और उसको भी समाजवादी पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला, खासकर जब आजमगढ़ में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहीं न कहीं कीर्तिमान स्थापित किया है। अगर हम इधर बीच में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, अगर उनसे हम समाजवादी पार्टी की तुलना करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के लिए बेहतर किया है। आप चाहे वो नए रोडों को लेकर के देख लीजिए, चाहे वो मंडल को लेकर के देख लीजिए, हॉस्पिटल को लेकर के देख लीजिए, जिस तरीके से आप कोई सोच नहीं सकता था कि आजमगढ़ में भी इस तरह की बिल्डिंग, चाहे वो पीजीआई की बिल्डिंग हो, चाहे कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग हो, चाहे वो जो कृषि का कैंपस हो। कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग का पैसा तो मायावती की सरकार ने पास किया था। निश्चित तौर पे मायावती की सरकार में उस बिल्डिंग को डिमोलाइज किया गया था, तोड़ा लेकिन गया था। 32 सालों में 2-4 काम गिना करके आजमगढ़ को समाजवादियों का गढ़ मान लिया जाता है। 32 सालों में 2-4 काम ही गिने चुने हैं, इसके अलावा और कोई काम दिखता नहीं। शहर ये देखने 2-4 लायक नहीं। कामों नहीं, तो मैं तो बता रहा था, काम तो बहुत सारे ज़्यादा हैं। मैं तो सिर्फ एक जो माइलस्टोन है, मैं सिर्फ उनकी बात किया था कि इनको एक उदाहरण के तौर पे पेश किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए काम किया था वो सब आजमगढ़ के लिए भी किया है। मैंने तो कोई ऐसा नाम नहीं लिया। आप जैसे चीनी मिल की बात कर लें, तो इतने दिन से बंद पड़ी थी, किसी का ध्यान नहीं गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पीठ थपथपा ले, ना जाने इस तरह का बहुत सारा काम उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी ने किया, आजमगढ़ के लिए किया। आजमगढ़ में जो वेटनरी हॉस्पिटल कि सब कुछ हो गया था, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि हम यूनिवर्सिटी लेके आए, उसी तरीके से ज़मीनों की खरीदारी भी हो रही थी। जो वेटनरी हॉस्पिटल के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, उसको उठा करके उन्होंने गोरखपुर ट्रांसफ़र कर दिया। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को उनके लोगों को मौका मिला है, तो वो आजमगढ़ को बढ़िया करने का काम किए हैं। मैक्सिमम राजनीतिक दलों में जो वटवृक्ष हैं वो हर जगह हावी हैं। मतलब आज भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के पुराने वटवृक्ष हैं जो 30-40 सालों से काबिज हैं, उन्हें ही विधायकी का टिकट मिलता है, उनके परिवार के लोगों को सारे पद मिलते हैं या उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को कोई पद क्यों नहीं दिया जाता? आखिर क्यों नहीं आप लोगों को आगे किया जाता है? अरे क्यों नहीं, हम तो है ही हैं। हम समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं। हम 2010 से जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के। उसके पहले हमको मौका मिला था जब हम छात्र राजनीति से निकले थे, तब समाजवादी पार्टी के विभिन्न 23 वर्षों से आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको भी लड़ाया जा सकता है चुनाव। आप भी कहीं विधायक के पद के दावेदार अच्छे दावेदार हो सकते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में वर्तमान समय में एक आधे ही दो नेता ऐसे होंगे जिस तरह के पढ़े लिखे होंगे, खासकर आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। तो ये अगर समाजवादी पार्टी आप जैसे युवाओं को आगे बढ़ाती है तो और कहीं बेहतर काम हो सकता था। निश्चित तौर पे हम लोगों को जहाँ भी मौका मिलेगा हम लोग काम करते रहेंगे। और ये भौतिक बात का ज़माना है और सारे दल ये कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर में किसकी क्षमता कहाँ तक है। तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम वहीं पे फ़िलहाल काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौका मिलेगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, मौका मिलेगा तो करेंगे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र आजमगढ़ पे रहती है। यहीं पे जाति विशेष की बात हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जाति विशेष के लोगों को ही आगे करती है, अन्य लोगों को आगे क्यों नहीं करती? नहीं, ये बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरा मानना थोड़ा इससे अलग है। मेरा मानना है कि आपको अगर मौका मिला है तो आप काम करते रहो और अपने हिस्से का जो बेहतर हो सकता है उसको करते रहो और उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। जिस लिए मुझको जिम्मेदारी मिलती है मैं काम करता हूँ। मुझे 2011 में जो रथ यात्रा रही है, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री नहीं थे, तो मैं जिला संगठन के साथ मिल करके उस रूट को सॉर्ट आउट करके उसकी सारी चीज़ें करने का काम किया था। बाद में जब नेताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे तो मुझे माननीय मंत्रीगण जो यहाँ की जिम्मेदारी थी
उन्होंने मौका दिया था, तो मैं जो उनका हो सकता था, जो इंटरनल दस्तावेज से लेकर के सारी चीज़ें, अकाउंट ओपनिंग से लेकर के यहाँ तक मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय नेताजी का पर्चा तक भी खरीदने का मौका मिला था जब 2014 का चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का। तो निश्चित तौर पे मौका मिला था मुझको, तो मैंने काम किया था। आगे भी जब मौका मिलेगा काम करता रहूँगा। अभी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, अब मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ा हूँ और समाजवादी पार्टी को किस तरीके से आजमगढ़ में विधानसभा में स्थापित कर उनकी जो कि जीत सुनिश्चित की जाए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आपकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, खासकर आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो ये कहा जाता है कि ये लोग 30-40 सालों से विधायक बने पड़े हुए हैं, लेकिन शहरों की हालत बड़ी ख़राब है। ये नेता भी कभी लोगों के बीच नज़र नहीं आते, जन समस्याओं के लिए, या सड़क हो गया, रोड हो गया, नाली हो गया, इसके लिए कभी आगे आते नहीं। कह देते हैं कि नगर पालिका का मामला है या हमारी सरकार सत्ता में नहीं है। क्या विधायक का ये कहना ये ठीक है कि इस तरह से टाल देते हैं किसी चीज़ों को और जन समस्याओं पर कभी आगे नहीं आते, कभी संघर्ष करते उन्हें नहीं देखते हम लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इस सदर के माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी विधायक हैं, जो मंत्री भी रहे सरकार में, उनको मंत्रालय मिला था, उन्होंने उस पर काम भी किया था। और ये जहाँ तक 40 साल की बात करते हैं, वो 8-9 बार के, मैं 9वीं बार विधायक होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, 9 बार किसी को ऐसे नहीं विधायक बना दिया जाता है, और उनका कुछ तो होगा, वो काम करते होंगे, लोग बीच जाते होंगे। हम आजमगढ़, जहाँ तक जब बाहुबल की बात आती है, तो ये आजमगढ़ एकलौता ऐसा ज़िला है जहाँ पर यहाँ का जो वैश्य वर्ग है और जहाँ पर ये लोग रहते हैं, यहाँ पर किसी ने कभी कोई किसी के लिए फ़ोन नहीं आया कि आप दुनिया भर की जो, जैसे एक चरम पे था फिरौती, दुनिया भर की वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल नहीं हैं। और यहाँ के लोगों में वो प्रिय हैं और कार्यक्रमों में भी जाते हैं। हो सकता है कि वो कभी आपके नज़र से दिख रहा होगा कि वो ना पहुँच पाए हों, लेकिन जब नगर पालिका हमेशा यहाँ पर उल्टी रही है, सत्ता के खिलाफ ही रही यहाँ की नगर पालिका। उसके बावजूद भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहाँ की नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का था, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा उन्होंने दिलवाने का काम किया था। तब उस दौरान नगर की बहुत सारी रोड सही हो गई थी। लेकिन अब इधर जब देख रहे हैं, कोई पैसा आया नहीं नगर पालिका में, और नगर पालिका भी जो जगह जगह उसकी वो थी, दुकानें थी, उसको बेच करके, इसको करके, न कि बंदर बांट करके उसको 3-5 करने का काम की है। नहीं तो नगर में एक बढ़िया, अगर कोई अच्छा चेयरमैन आता तो बढ़िया काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही लूटने खाने वाले आए। इसलिए क्या लगता है आपको कि आपकी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनादेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से जिस तरीके से जनादेश आ रहे हैं, और जिस तरीके से भाजपा की जो गुंडागर्दी थी, इनकी जो भी मतलब मॉब लिंचिंग से होकर सारी चीज़ें जो चरम पे थी, उसके आधार पर देखा जाए, भाजपा वाले तो कहते हैं कि सपा की गुंडागर्दी खूब ज़्यादा रही। ये तो ऐसे ही करते हैं ना, जैसे जो चीज़ें ये करते हैं उसको उल्टा लगा देते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती है उसको अपना नाम दे देते हैं, जो बुरी चीज़ होती है वो दूसरे का नाम। अंतिम सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो 5 कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रमुखता से काम करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही घोषणा कर दिया था, जैसे बिजली के क्षेत्र में। अब ये तो बड़ी उपलब्धि होगी अगर हमको आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है तो पहली बात तो हम बिजली देने से मुक्त हो जाएंगे। जो पैसे बचेंगे हम अपने बच्चों के और उसकी परवरिश में लगाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। दूसरी बात, किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी गंभीर है, और जो किसानों को, जैसे ये सरकार है तो बहुत नहीं कुछ कर पाई, तो 5 किलो यूरिया ही कम कर दी बोरी से। तो बहुत सारा काम जो कृषि के क्षेत्र में करना है वो करेगी। और जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, तो कर्मचारियों के लिए भी इन्होंने एक कॉर्पस फंड बना करके, जो उनकी पेंशन जो एक सहारा होती है बुढ़ापे में, उसको भी संबल देने का काम करेगी। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो IT सेक्टर की बात किया था, उन्होंने 22 लाख नौकरियां देने की बात की है। तो निश्चित तौर पर जो ऐसे काम उनके दिमाग में है कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर लेके आएंगे जिससे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल सके।
बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। जिस तरीके से आज भाजपा की सरकार में नौजवानों के ऊपर बर्बरता हो रही है, लाठियां भाजी जा रही हैं, निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। ओके, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।